Hello students, I am Anirudh Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. So students, today we are going to discuss about chapter acid, base and salt, and this is lecture 4th, and in this lecture we will discuss about second point, reaction with metals. ओके तो गाइस, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आज हम लोग लेक्चर जो है 4th है, ये एसिड बेस चैप्टर का। तो ये क्लास 10th स्टैंडर्ड के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो बच्चे हमारे 10th क्लास के हैं वो लोग के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, और जो बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं नीट या आईआईटी से रिलेटेड, ठीक है, फाउंडेशन से रिलेटेड, जैसे कि आप आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हो और आपका फाउंडेशन भी चल रहा है 10th 11th, तो आप भी तैयारी कर सकते हो। तो बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको बताने चल रहा हूँ कि हम लोग आज चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट को पढ़ रहे हैं, और यह लेक्चर 4th है। इस लेक्चर में हम इसके पहले मैंने लेक्चर को डिस्कस किया, 3 लेक्चर को इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस किया। उसमें मैंने 1 पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया और एक एक्टिविटी को अच्छे से आपको बताया। अब और इसमें मैंने आपको इंडिकेटर के बारे में भी बताया था, लेकिन अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं सेकंड पॉइंट को। और अच्छे से आप पॉइंट को बच्चों नोट करिएगा, जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट भी किया करिए। आप लोग वीडियो वॉच करते हो, कमेंट भी किया करिए कि सर हमें वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, या कुछ टॉपिक जो नहीं आया उसको आप फ़ोन करके इन्फॉर्म भी कर सकते हो। आपको हमारा नंबर है, नंबर भी नोट कर सकते हो स्टूडेंट्स, 9076582526। तो ये नंबर है हमारा, मोबाइल नंबर है। आप फ़ोन करके क्वेश्चंस को आपको क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको उसको आंसर दे दिया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब वीडियो देखते हो तो देख लिया करो सब्सक्राइब है कि नहीं। यदि सब्सक्राइब है तो ठीक है, नहीं सब्सक्राइब है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें। और आपके जो और भी बच्चे हैं 10th क्लास के, जिनका नंबर अभी नहीं ग्रुप में ऐड है, वो लोग भी ऐड हो जाएँ और अच्छे से वीडियो को वॉच करें। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट। सेकेंड नंबर पर है रिएक्शन विद मेटल्स। इसका मतलब मीन्स ये हुआ कि एसिड, अच्छे समझिएगा, किसी एसिड या किसी बेस का रिएक्शन यदि हम किसी मेटल के साथ कराएं तो क्या होगा। फिर सुनिएगा बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रिएक्शन विद मेटल का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे हेडिंग है ना, रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल मीन्स होता है कि किसी एसिड या बेस का रिएक्शन हम किसी मेटल के साथ कराते हैं तो क्या हम लोग क्या ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा। आपको बताया जा रहा है, हेडिंग नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर पे हेडिंग आपका होगा रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल्स में किसका रिएक्शन, जैसे हेडिंग है रिएक्शन विद मेटल, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स किसका रिएक्शन मेटल के साथ करा रहे हो भाई। तो आपको मालूम होना चाहिए, आप चैप्टर पढ़ रहे हो एसिड बेस एंड साल्ट, तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन कराना है मेटल के साथ, एसिड या बेस के साथ कराना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें किसका रिएक्शन हुआ है। हम लोग देखते हैं सेकंड पे हेडिंग पहले नोट करिएगा, इज रिएक्शन विद मेटल्स। इसके बाद फर्स्ट नंबर पे है डाइल्यूट एसिड्स लाइक डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट विद सर्टेन एक्टिव मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ समझने की बात क्या है, क्या कह रहा है बच्चों, अच्छे से खूब बढ़िया देखिए। सेकंड नंबर पे हेडिंग है रिएक्शन विद मेटल्स। इसका मतलब हमें एसिड या बेस का रिएक्शन मेटल के साथ कराना है, और उसमें पहले पॉइंट में कह रहा है कि किसी डाइल्यूट एसिड, वह डाइल्यूट एसिड चाहे HCl ले लीजिए या डाइल्यूट एसिड चाहे H2SO4 ले लीजिए। तो HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 का नेम है सल्फ्यूरिक एसिड, या आप कह सकते हो हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें आपको क्या करना है, खूब बढ़िया सुनिए। कंडीशन है कि डाइल्यूट एसिड, पहले आप समझिए डाइल्यूट एसिड क्या है भाई। डाइल्यूट एसिड के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, डाइल्यूट एसिड क्या है, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है, आप अच्छे से देखिएगा। डाइल्यूट एसिड क्या है, तो डाइल्यूट का मतलब है कि कोई भी एसिड प्योर ना हो, ठीक है। कोई भी एसिड, जैसे सपोज करिए कि आप ऐसे नॉर्मल, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा। डाइल्यूट का मतलब किसी भी कंसनट्रेट, देखो एसिड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट का शॉर्ट फॉर्म DIL करके डाट कर दो, डाइल्यूट।
और दूसरा होता है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का शॉर्ट फॉर्म CONC करके डाट कर दो। कंसंट्रेट का मतलब होता है प्योर फॉर्म, एसिड का एकदम प्योर फॉर्म। और डाइल्यूट का मतलब है कि उस एसिड में आपने HCl मिला, उस एसिड में आपने H2O मिलाया है। एसिड में क्या मिलाया है? H2O। H2O मिलने से उस एसिड की कंसंट्रेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो डाइल्यूट कंडीशन में होता जाता है। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप एक शरबत बनाइए। आप शरबत जानते हो, चीनी और पानी का एक शरबत बनाइए। चीनी ज़्यादा मिलाओगे तो शरबत ज़्यादा मीठ होगा। तो जितना ज़्यादा मीठा होगा शरबत, उतना ही ज़्यादा वो कंसंट्रेट होता जाएगा। शरबत जब बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है तो आप कहते हो बहुत मीठा है, तो इसका मतलब वो शरबत बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है। उसमें आप वाटर मिला दोगे तो जो उसका मिठास होगा धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसका मतलब उसका मिठास डाइल्यूट होता जाता है। डाइल्यूट का मतलब कि प्योर फॉर्म से उसको आप क्या करो, उसमें डाइल्यूशन की मात्रा बढ़ाते जाओ। यहाँ आपको बस इतना समझना है, डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और एनी अदर सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ आपको समझना है। अब यहाँ पे टॉपिक कह रहा है पहले नंबर में डाइल्यूट एसिड आपको लेना है। डाइल्यूट एसिड में जैसे कि डाइल्यूट HCl ले लीजिए, डाइल्यूट H2SO4। इसका मतलब इसको डाइल्यूट बनाया जाएगा। पहले आप इसका डाइल्यूट मीडियम लेना है। जैसे कंसनट्रेट अगर HCl है तो उसमें आप वाटर मिलाएंगे तो उसका मीडियम डाइल्यूट हो जाएगा। ऐसे कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक है तो उसमें आप डाइल्यूट मिलान करने के लिए वाटर को ऐड कर देंगे तो इसका मीडियम डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें डाइल्यूट लेना है। तो डाइल्यूट HCl लीजिए या डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। इसका रिएक्शन आप कुछ एक्टिव मेटल के साथ कराइए जो ज़्यादा रिएक्टिव हों। उनके साथ कराने से हाइड्रोजन गैस इवाल्व होगी। कौन सी गैस इवाल्व होगी? हाइड्रोजन गैस। चलिए हम देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, रिएक्शन एक बेसिक जो है कॉमन एक नेम के द्वारा, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन ऐसे नॉर्मल नेम वाइज के रूप में दिया हुआ है। जैसे दिया है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। मेटल लीजिए, कोई एक्टिव मेटल लीजिए, उसमें आप डाइल्यूट एसिड मिलाइए। मिलाने पर जो बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा? मेटल साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? मेटल साल्ट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। चलिए इसको हम एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसमें थोड़ा सा पहले नीचे देखिए एक लाइन और क्या दिया है। लेट्स डिस्कस द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल्स। कह रहा है कि चलिए हम लोग कुछ एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी के द्वारा हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे कोई एक्टिव मेटल किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को इवाल्व करता है। चलिए बच्चों हम लोग एक्टिविटी देखते हैं। तो कॉपी में बच्चे एक्टिविटी भी नोट करेंगे, और ये एक्टिविटी मैं स्कूल में लैब में वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी आप नॉर्मल देखते रहिए, ठीक है। अब इसमें देखिएगा एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी आप अच्छे से नोट करिएगा। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ वर्क कंप्लीट नहीं करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी बच्चे हमारे हैं सभी लोग वर्क कंप्लीट करें। और वर्क अगर कंप्लीट करेंगे तो उन्हें नंबर भी टीचर अच्छे से देंगे, जिससे उनका मार्क्स मेंटेन होगा। भाई वर्क नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। वर्क आपको करना है, इसलिए प्लीज़ आपको वर्क करना चाहिए। ओके, तो बच्चों आप देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या बताया जा रहा है, हमको करना क्या है। कह रहा है एम। एम का मतलब हुआ उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है? एम को आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, ऑब्जेक्ट। ओके, चाहे आप एम नोट करो चाहे आप ऑब्जेक्ट नोट करो, एक ही मतलब हुआ दोनों का। तो दोनों का मीन्स एक ही है, चाहे आप एम करिए चाहे ऑब्जेक्ट। तो हमारा एम क्या है, हमें करना क्या है? हमें टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। हमें देखना है कि किसी एक्टिव मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कराने से हमें क्या प्रोड्यूस, हम लोग क्या देखते हैं, हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, ठीक है। फिर से देखिए, टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। हमें स्टडी करना है रिएक्शन ऑफ एसिड, किसी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराने पे हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये हमारा ये एम है। एम का मतलब हमें ये चेक करना है, देखना है। तो चलिए इसके लिए हमें कुछ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। कुछ मटेरियल की आवश्यकता क्या क्या पड़ेगी देखिएगा, इसीलिए हेडिंग है मटेरियल रिक्वायर्ड। हमें किन जैसे हम लोग प्रैक्टिकल करने चल रहे हैं तो हम लोग प्रैक्टिकल क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कि टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे कि किसी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराने से, ठीक है,
हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमने 2 एसिड लिया है, चाहे हम HCl का यूज करें चाहे सल्फ्यूरिक एसिड का, तो हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया है, वो भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। डाइल्यूट का मतलब जो प्योर फॉर्म में ना हो, ऐसा एसिड जिसमें वाटर मिला हुआ हो, वही है डाइल्यूट एसिड। ओके, तो चलिए ठीक है, देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखते हैं कि अब हम लोग प्रैक्टिकल करने चलेंगे लैब में, केमिस्ट्री लैब में चलेंगे, तो हम लोगों के पास कुछ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। वह मटेरियल क्या है, हमको सबसे पहले टेस्ट ट्यूब की नीड पड़ेगी। टेस्ट ट्यूब का शेप कुछ ऐसे होता, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप ऐसे देख लीजिए बच्चों, ऐसे एग्जैक्ट ऐसे टेस्ट ट्यूब होता है। ठीक है, तो ये टेस्ट ट्यूब है, तो इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं, और इस हिसाब से हमें टेस्ट ट्यूब की नीड पड़ेगी। इसके बाद हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की नीड पड़ेगी, हमें जिंक ग्रेन्यूल्स की नीड पड़ेगी। जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े आप ले लीजिए। ठीक है, सिंपल बात जानिए, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े आप लीजिए। आगे हमें नीड पड़ेगी सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन का मतलब होता है साबुन का थोड़ा सा एक ग्लास वाटर लीजिए या एक बीकर ले लीजिए, बीकर में थोड़ा सा साबुन को आप उसी में रख दीजिए, थोड़ा साबुन जिससे गल जाए। ठीक है, तो वहीं साबुन गलने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा ये कहलाएगा सोप सोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हमें नीड हमें पड़ेगी टेस्ट ट्यूब स्टैंड की, जिसमें हम लोग टेस्ट ट्यूब स्टैंड को सेट करेंगे, टेस्ट ट्यूब को। इसके बाद हमें नीड पड़ेगी कॉर्क की, एक रबड़ की कॉर्क आती है, उसकी नीड पड़ेगी। इसके बाद डिलीवरी ट्यूब की नीड पड़ेगी और एक कैंडल की नीड पड़ेगी, या स्प्रिट लैंप आप कह सकते हो, चाहे कैंडल ले लीजिए, कैंडल की नीड पड़ेगी। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोगों को मटेरियल जब हम लोग अपना मेंटेन कर लेंगे, इसके बाद हम मेथड पे देखते हैं कैसे हम लोग को करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मेथड का मतलब कैसे हम लोग चेक करेंगे, कैसे हम लोग सिस्टम से इसको प्रैक्टिकल को, इस एक्सपेरिमेंट को कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले पहला पॉइंट कह रहा है टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो हमें 5 ml, सबसे पहले हम 5 ml डाइल्यूट H2SO4 को टेकअप करेंगे। ठीक है, और किसमें, मतलब कहने का सेंस ये हुआ बच्चों कि 5 ml डाइल्यूट H2SO4 को हम एक टेस्ट ट्यूब में फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद उसमें ऐड करेंगे फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के कुछ टुकड़ों को हम लोग उसमें टेस्ट ट्यूब में ड्रॉप करेंगे। कहने का मतलब ये हमारा टेस्ट ट्यूब है बच्चों, अच्छे से देख लीजिए, पहले देखते रहिएगा, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, सपोज करिए ये हमारा टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, चलिए ये हमारा टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हम 5 ml, कितना ml, 5 ml हम सल्फ्यूरिक एसिड को फिलअप कर लिए। फिलअप करने के बाद, ठीक है, फिलअप करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब में हम जिंक के कुछ टुकड़े इसमें ड्रॉप करेंगे। जिंक के कुछ टुकड़े, सपोज करिए कि ये जिंक के कुछ टुकड़े हैं, मैंने इसमें फिलअप कर दिया, जिंक के कुछ टुकड़े इसमें फिलअप किया। यही ये कह रहा है, पहले स्टेप में यही करना है। पहले स्टेप में हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उस टेस्ट ट्यूब में 5 ml डाइल्यूट H2SO4 को फिलअप करना है। इसके बाद उसमें हमें कुछ पीस जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब जिंक के कुछ टुकड़े को उसमें हमें ड्रॉप करना है। ठीक है, ड्रॉप करने के बाद इसके बाद हम दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या करना है। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। इसके बाद जब हम जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को उस टेस्ट ट्यूब में ड्रॉप करेंगे, डालेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हम जिंक के टुकड़े डाले हैं उसके जिंक के टुकड़े के ऊपर, जिंक के सरफेस के ऊपर क्या ऑब्जर्व हम करते हैं कि जिंक के टुकड़े के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जिंक के सरफेस पे क्या हो रहा है हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे दूसरे नंबर पे। इसके बाद थर्ड नंबर पे देखते हैं, कह रहा है पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन। कह रहा है पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन। इसके बाद हम सोप सोल्यूशन में देखते हैं कि कोई गैस पास कर रही है कि नहीं, इसको हम लोग चेक करेंगे। चलिए इसको हम एक्टिविटी के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा। ये जो बना हुआ है ये हमारा टेस्ट ट्यूब स्टैंड है बच्चों, टेस्ट ट्यूब स्टैंड। फिर से देखिए, यहाँ पे आप अच्छे से देखिएगा, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये हमारा टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड में देखिएगा ये मैंने टेस्ट ट्यूब को लगा लिया।
आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब कैसे लगा हुआ है, ये देखिए अच्छे से, ये टेस्ट ट्यूब लगा हुआ है। टेस्ट ट्यूब में ऊपर का मुख ये खुला रहता है, इस साइड के में ऊपर का मुख ऐसे खुला रहता है, इसीलिए इधर हम लोग क्या करते हैं मालूम है, इधर हम लोग एक जो है हमारे पास, जैसे कि आपने अभी देखा था कि यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, कॉर्क, रबड़ की एक कॉर्क, ये देखो जो काला काला है इतना दूर में, ये रबड़ की एक कॉर्क है, उसमें हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ बंद कर देते हैं, देख रहे होंगे ये बंद है, ये देखो इधर से ये इतना बंद है ना, काले का ब्लैक कलर में है, इसका मतलब ये रबर का कॉर्क लगा है, जिससे इसका मुख बंद हो जाए। और उसी कॉर्क में एक हम पतली सी पाइप को लगा देते हैं, ऐसे पाइप लगा दिए, और इस पाइप को हम बीकर ले लेते हैं ऐसे, या कोई छोटा सा टब ले लेंगे, या आप सब ऐसे नॉर्मल समझिए कि आप एक बीकर ही ले लीजिए, बीकर ले लीजिए। उसी बीकर में आप सोप सोल्यूशन को फिलअप कर लो, सोप सोल्यूशन को फिलअप कर लिए। फिलअप करने के बाद जो इधर से पाइप आती है उसको सोप सोल्यूशन में आप डुबो दीजिए, ऐसे ड्रॉप कर, बढ़िया से डुबो दीजिए। इसके बाद हम क्या काम करते हैं कि ये हमारा आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर में हमने कितना ml कंसेंट डाइल्यूट H2SO4 के लिया है। अभी भी मैं बताया था कि इस टेस्ट ट्यूब, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में हम 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को फिलअप किया है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बाद इसी में हमने कुछ जिंक के टुकड़े को भी फिलअप किया है, जिसको कहते हैं जिंक ग्रेनुअल्स, ओके। इसके बाद क्या होता है बच्चों, जैसे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड में जाता है तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। कैसे लिबरेट करेगा, मैं आपको एक रिएक्शन दिखा रहा हूँ, देखिएगा रिएक्शन समझ में आ जाएगा। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हमने क्या लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4 हमने लिया, समझ में आ रहा है आपको। अभी आपने देखा हुआ है, आपने देखा कि अभी उसमें बताया है कि सबसे पहले 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपने ले लिया, फार्मूला हो गया H2SO4 प्लस करिए। इसके बाद आपको इसमें मिलाना है जिंक के कुछ टुकड़े। चलिए, ये जिंक के कुछ टुकड़े हमने ले लिया, जिंक का मीडियम है सॉलिड और इसका मीडियम है एक्वस, लिक्विडिक मीडियम है तो एक्वस, ठीक है, हमने मिला लिया। तो बच्चों थोड़ा सा मैं छोटा छोटा बनाऊं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ज़्यादा। चलिए छोटा छोटा इधर दिखा रहा हूँ, पहले हमें क्या लेना है, एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4 हमने टेकअप किया, ठीक है। इसका मीडियम कैसा है बच्चों, एक्वस मीडियम में है, ठीक है। इसके बाद इसमें हमने मिलाया जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक ग्रेनुअल का मतलब हुआ जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, इसका जिंक क्या है, सॉलिड फॉर्म में है क्योंकि मेटल है। मिलाने के बाद रिएक्शन क्या हो रहा है देखिएगा, हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल कौन है, जिंक, इसलिए जिंक हाइड्रोजन को जैसे यहाँ समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा बच्चों, एक्चुअली होता क्या है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा खूब अच्छे से, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये जिंक मेटल है। जिंक मेटल जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करके जिंक वहाँ स्वयं जाकर ऐसे बैठ जाएगा तो बना देगा ZnSO4, बना दिया कि नहीं बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया, और प्लस देखो क्या निकल गया बाहर, H2 बाहर निकल गया। तो H2 बाहर निकला कि नहीं निकला, इसका मतलब यही हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, इसलिए रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए अब मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये मैंने सबसे पहले इस टेस्ट ट्यूब में 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को टेकअप किया, इसके बाद इसमें हमने कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स को मिलाया। मिलाने के बाद रिएक्शन क्या होगा कि इसके अंदर में सलूशन बनेगा ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का सलूशन बनेगा, और इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस इवाल्व होगी, ठीक है। और जो हाइड्रोजन गैस इवाल्व होगी वो इसी पाइप के द्वारा ऐसे इसी सॉफ्ट सॉल्यूशन में आएगी, और सॉफ्ट सॉल्यूशन में आएगी तो गैस अंदर आएगी तो ऊपर से बबलिंग होगी, ऊपर से बबल करके कुछ बबलिंग, ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बबल्स निकलेंगे बाहर, ठीक है। इसके बाद हम एक काम करते हैं, एक कैंडल लेते हैं, कैंडल को जलाते हैं। कैंडल को जब हम जलाने के बाद, ठीक है, इसी बीकर के ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा ऊपर, तो जो बबल्स ऐसे निकलेगी वो कैंडल के पास जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो जब हम ऊपर कैंडल ले जाएंगे जलता
हुआ कैंडल, तो कैंडल से हाइड्रोजन गैस जब टच करेगी तो यहाँ से छोटा छोटा पॉप साउंड के रूप में, छोटे छोटे पॉप साउंड का मतलब है छोटा आवाज़ आएगा, ठीक है। आवाज़ जैसे कि छोटा आवाज़, जैसे कि पॉप साउंड आप समझिएगा, जैसे कि ऐसे थोड़ा सा जैसे वो पिट पिट ऐसे दगता दिखेगा, पिट पिट ऐसे दगता दिखेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उसी को कहते हैं पॉप साउंड। तो जो यहाँ पे कैंडल के पास थोड़ा जो जलता दिखेगा, जलते के साथ जो पिट पिट की आवाज़ आएगी, वही है हमारा हाइड्रोजन गैस का संकेतांक, ठीक है। इससे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवाल्व हो रही है, ठीक है। तो यही एक्टिविटी को हम लोग अच्छे से देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब स्टैंड लेंगे। टेस्ट ट्यूब स्टैंड का मतलब होता है कि जिसमें टेस्ट ट्यूब को हम सेट करेंगे वही कहलाता है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। चलिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड में हमने टेस्ट ट्यूब को देखो ये सेट कर लिया अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को सेट किए, 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद उसमें जिंक ग्रेनुअल को इसमें फिलअप किए, ऊपर से कॉर्क को मेंटेन किए, कॉर्क लगाए, उसमें हमने एक पाइप को सॉफ्ट सोल्यूशन में किया, और यहाँ से जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो ऊपर हमने क्या किया, एक कैंडल को उसके ऊपर रखा, और वहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो बर्निंग ऑफ H2 गैस, ये ऊपर लिखा देखिए, बर्निंग ऑफ H2 गैस विथ पॉप साउंड कैंडल। ओके, तो एक्टिविटी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आप देखिएगा यही चीज़ यहाँ पे दिया भी हुआ है, जैसे मैं समझाया, जो आपको दिया है रिएक्शन ऑफ, क्या दिया है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। ओके, तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें आंसर देखा जाए। कुछ अन्य लिखा है नाउ आंसर, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इस हिसाब से हम लोग, चलिए नाउ आंसर किसका मतलब इसमें समझिएगा, कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको देना होगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन, ठीक है। सोप सोल्यूशंस में क्यों बबल फॉर्म हो रही है, तो आपका आंसर होगा ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या आंसर लिखेंगे यहाँ पे, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ या लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों समझ में आ रहा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, व्हाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन, क्यों सोप सोल्यूशन में बबल्स फॉर्म हो रही है, तो आपका आंसर होगा ड्यू टू, लिखना आंसर लिखना, बबल फॉर्म्ड इन सोप सोल्यूशन ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस वहाँ पे लिबरेट हो रही है। ओके, तो पहला आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, टेक अ बर्निंग कैंडल, ठीक है, टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल। टेक अ बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल को जब हम, ठीक है, गैस जो हाइड्रोजन गैस, ये बीकर था, बीकर में बबल के रूप में हाइड्रोजन गैस ऐसे से निकल रही थी, जब कैंडल यहाँ ले जाया गया, ठीक है, तो वही क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से। कह रहा है टेक अ बर्निंग कैंडल, जब हम बर्निंग कैंडल, जलते हुए कैंडल को गैस के पास ले जाते हैं जहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। आगे कह रहा व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द गैस बबल, ठीक है। तो समझिए व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, व्हेन द बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द गैस, जब हम बर्निंग कैंडल को गैस के नियरेस्ट ले जाते हैं तो जो पॉप साउंड की आवाज़ आती है बच्चों, वो बताती है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, लिखिएगा व्हेन टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल्स देन बी ऑब्जर्व, ओके, देन बी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं, बी ऑब्जर्व दैट द पॉप साउंड व्हेन द बर्निंग कैंडल पास, ठीक है, व्हेन द बर्निंग कैंडल नियर गैस फिल्ड बबल्स, ठीक है, देन बी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं कि दैट, आगे आप बताएंगे, बी ऑब्जर्व दैट द पॉप साउंड विच इंडिकेट द हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड और लिबरेटेड। ओके, चलिए थर्ड नंबर पे देखते हैं। थर्ड नंबर पे है, आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस ऑफ द सेम और डिफरेंट, ठीक है। कह रहा है कि आर द ऑब्जर्वेशन इन द ऑल केसेस द सेम और डिफरेंट, क्या सभी केस में
ठीक है, क्या कह रहा है, आर द ऑब्जर्वेशन इन द ऑल केसेस द सेम और डिफरेंट। कह रहा है क्या आप ऑब्जर्व करते हैं कि यह सभी केस में सेम रहेगा क्या डिफरेंट रहेगा। चलिए ठीक है, इन सब का आंसर अभी आपको नीचे और अच्छे तरीके से दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे नीचे थोड़ा दिया है, उसी में एक्टिविटी में दिया है ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन। चलिए देखते हैं, उसी को इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, उसी आंसर को। चलिए दिया है बबल्स आर फॉर्म्ड इन सोप सोल्यूशन। जब बबल्स सोप सोल्यूशन में फॉर्म होगी, इंडिकेटिंग दैट सम गैस इज इवॉल्व, तब वह इंडिकेट करती है कि उस, जैसे समझिएगा बच्चों, ये बताना चाह रहा है कि ये हमारा बीकर है, बीकर में पाइप है, ऐसे इसमें सॉप सोल्यूशन है। तो कह रहा है कि जब इस सॉप सोल्यूशन में बबलिंग होगी तो हमें बाहर से ये पता चलता है कि इसमें से कोई गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, वहीं ये बता रहा है, कह रहा है कि बबल्स आर फॉर्म्ड इन सोप सोल्यूशन। जब सोप सोल्यूशन में बबल फॉर्म होगी तो इंडिकेट करता है कि सम गैस इज इवॉल्व, उसमें कुछ गैस इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। इवॉल्व मीन्स निकल रही है। आगे ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के समय पे। आगे बिटवीन द मेटल एंड एसिड, जब हम मेटल और एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें से कुछ न कुछ गैस इवॉल्व हो रही है, तभी तो बीकर में जो सॉप सोल्यूशन है उसमें बबलिंग हो रही है। ओके, आगे है द गैस बर्न विद पॉपिंग साउंड शोइंग दैट द गैस इवॉल्व इज हाइड्रोजन। ठीक है, द गैस बर्न विद पॉपिंग साउंड, जब गैस एक पॉप साउंड के रूप में, ठीक है, पॉप साउंड का मतलब जब हम कैंडल ले जाते हैं गैस के ऊपर तो वहाँ पे पॉप साउंड के रूप में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी तो वहाँ ले जाओगे जलता हुआ कैंडल, तो जब वो हाइड्रोजन गैस जलते हुए कैंडल से टकराएगी तो वहाँ पे एक पॉप साउंड की आवाज़ आती है, तो वो बताती है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। आगे द सम ऑब्जर्वेशन इज फाउंड इन ऑल केसेस, यह ऑब्जर्वेशन हम सभी केस में देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका भी आंसर आपको मिल गया। कह रहा ऑल द ऑब्जर्वेशन इन ऑल केसेस दैट द सेम और डिफरेंट, मतलब यह ऑब्जर्वेशन सभी केस में ऐसे दिखेगा कि डिफरेंट दिखेगा। तो आंसर आपको मिल गया कि सेम ऑब्जर्वेशन इज़ फाउंड इन ऑल केसेस, यह ऑब्जर्वेशन सभी केस में आपको मिलेगा। अभी मैंने एक आपको रिएक्शन दिखाया था, वो रिएक्शन देखिएगा, जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ हमने जिंक मेटल का ग्रेन्यूल्स, मतलब जिंक मेटल के कुछ टुकड़े मिलाने पर जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। ओके, तो ये चलिए कंक्लूज़न देख लिया जाए। कंक्लूज़न में कह रहा है कि कंक्लूज़न का मतलब ये हुआ बच्चों कि क्या रिजल्ट आप निकला ना, इसमें रिजल्ट क्या निकला। तो कंक्लूज़न में है कि द एक्टिव मेटल्स, जो एक्टिव मेटल होते हैं, रिएक्टिव मेटल होते हैं, लाइक जैसे जिंक डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को फ्रॉम डाइल्यूट एसिड से, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड, और एसिड का जो बचा हुआ पार्ट है कंबाइंड विद मेटल के साथ कंबाइन करके, ठीक है, टू फॉर्म करिस्पॉन्डिंग साल्ट, और एक साल्ट को बना देगा। जैसे यहाँ पे डाइल्यूट, बच्चों देखिएगा यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें जिंक मेटल को मिलाया गया, जिंक मेटल के कुछ टुकड़े मिलाए गए, मिलाने के बाद जिंक मेटल इज़ हाईली रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक मेटल इस डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट एक आयनिक साल्ट है। कैसा साल्ट है? आयनिक साल्ट। आपको भूलना नहीं है, तो आपको ये समझना है कि आप ऐसे कह सकते हो जिंक मेटल एक साल्ट है। क्या है? एक साल्ट। तो इसका मीन्स रिजल्ट क्या निकला कि जब किसी एक्टिव मेटल को किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। इस हिसाब से कह रहा था एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड कंबाइंड विद द मेटल टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग साल्ट। चलिए रिएक्शन देखिएगा, कुछ एग्जांपल है। सर सोडियम मेटल है, भी रिएक्टिव मेटल है, HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो सोडियम हाईली रिएक्टिव है, किससे? हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करेगा और बना देगा NaCl। NaCl भी एक साल्ट है।
ठीक है, आयनिक साल्ट है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका इट मीन्स ये हुआ कि बच्चों की किसी मेटल का रिएक्शन जब हम एसिड के साथ कराएंगे, लेकिन मेटल हमारा एक्टिव मेटल होना चाहिए, इट मीन्स रिएक्टिव मेटल होना चाहिए। तो एक्टिव मेटल का रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ आप कराओगे तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ओके, ऐसे दूसरे में देखिए आयरन मेटल का रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव आपका आयरन हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में भी आयरन जो है इस एसिड से, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करेगा और बना देगा FeSO4 फेरस सल्फेट। ठीक है, FeSO4 का नाम है बच्चों फेरस सल्फेट, नाम लिख लीजिएगा नीचे, फेरस सल्फेट नाम है। और ये एक साल्ट है, एक कैसा है, ये साल्ट है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट हो जाएगी। तो और देखिएगा थर्ड नंबर पे एक और पॉइंट है नीचे, सेकंड है मेटल लाइक जिंक। कंक्लूजन बता रहा है, कह रहा है मेटल लाइक जिंक हुआ, टिन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग अल्कलीज लाइक जैसे स्ट्रॉन्ग अल्कली का मतलब जैसे NaOH हुआ जिसको कास्टिक सोडा कहते हो, KOH हुआ जिसको आप कास्टिक पोटास कहते हो। अच्छे समझिए, कुछ बच्चे पूछते हैं सर कास्टिक पोटास का फार्मूला क्या है, तो कास्टिक पोटास का फार्मूला होता है KOH। NaOH जैसे कहीं NaOH है तो NaOH को कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसी को कहते हैं कास्टिक सोडा या कास्टिक। ठीक है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए बच्चों। मैं कह रहा हूँ कहीं NaOH दिया हो तो NaOH का जो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसको कॉमन नेम इसका क्या है, कास्टिक सोडा, भूलना नहीं है। अगर आपको कहीं KOH दिया है तो इसका केमिकल नेम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन कॉमन नेम है कास्टिक पोटास। क्या नाम है, कास्टिक पोटास। ओके, तो कह रहा है मेटल लाइक जिंक हुआ, टिन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग अल्कलीज के साथ जैसे NaOH के साथ। NaOH मीन्स स्ट्रॉन्ग अल्कली का मतलब होता है बेस। स्ट्रॉन्ग अल्कली मीन्स क्या हुआ बच्चों, बेस। ठीक है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि मेटल लाइक जिंक हुआ, टिन हुआ, एल्युमिनियम, यदि मेटल किसी स्ट्रॉन्ग अल्कली का मीन्स हुआ कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ पर भी इवाल्व होगी, हाइड्रोजन गैस वहाँ पर भी इवाल्व होगी। जैसे आपने अभी देखा कि किसी एक्टिव मेटल का रिएक्शन, बच्चों देखिएगा, आपने देखा कि कोई भी एक्टिव मेटल किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। वैसे यहाँ पर भी है, कोई भी एक्टिव मेटल जैसे कि जिंक हुआ, टिन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सब, इसका मतलब आप सिंपल समझिए कोई मेटल हुआ जो थोड़ा एक्टिव हो, किसी भी एक्टिव मेटल का रिएक्शन, किसी एक्टिव मेटल का रिएक्शन भी यदि हम एसिड के साथ कराएं, ठीक है, तब भी एक ही चीज़ निकलेगा, बनेगा आपका साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ऐसे ही बेस की भी कंडीशन है, कोई भी एक्टिव मेटल हो, कैसा मेटल हो बच्चों, एक्टिव मेटल हो, कोई मेटल हो, उसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस को कहते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, स्ट्रॉन्ग बेस को ही कहते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग अल्कली है इसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस। तो किसी भी मेटल का, एक्टिव मेटल का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएं, जैसे कि NaOH के साथ कराएं या हम KOH के साथ कराएं। ठीक है, तो कराने से जो बनेगा वो भी एक ही चीज़ बनेगा, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ पर भी लिबरेट होगी। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा मेटल लाइक जिंक, टिन, एल्युमिनियम रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग अल्कली का मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, KOH। ठीक है, आगे कह रहा है कि टू इवाल्व हाइड्रोजन गैस, वहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इवाल्व होगी। ओके बच्चों, तो आपको ये चीज़ें लास्ट वाली लाइन नहीं लिखनी है, आपको बस यहीं तक लिखना है। तो टुडे इज़ इनफ, और थोड़ा सा कुछ चीज़ें और भी है, मैं उसको और बता दे रहा हूँ आपको, आप देख लीजिएगा। ओके बच्चों, तो आप लोग उतना समझ लिए हो। अब आप थर्ड नंबर पे हेडिंग लिखिएगा। आप कितने नंबर पे हेडिंग लिखोगे, थर्ड नंबर पे हेडिंग में बोल दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें मिट गई हैं, आप एक लाइन यही मिटा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हेडिंग है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छे से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, नोट करिएगा। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो चलिए ठीक है, आप लोग खूब अच्छे से देखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कह रहा है कि बच्चों की रिएक्शन ऑफ एसिड, किसी एसिड का रिएक्शन कराना है मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, कराने पे हमें क्या मिलेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिएगा दिया है ऑल मेटल्स कार्बोनेट, सभी मेटल कार्बोनेट
ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव करेस्पॉन्डिंग साल्ट, कामा आगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका मतलब समझिए, कह रहा है कि सभी मेटल कार्बोनेट हो, सभी मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट का मतलब मेटल, मेटल के साथ कार्बोनेट, कार्बोनेट का फार्मूला CO3, मेटल के साथ CO3 लगा हो तो वहीं कहलाएगा मेटल कार्बोनेट। और एक बात और है, CO3 पे कितना माइनस का चार्ज होता है, रट लो, CO3 पे 2 माइनस का चार्ज है, ठीक है। अब जैसे सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला बनाना है तो सोडियम लिखिए और एक साइड कार्बोनेट लिखिए। अब देखिए इसको, आपको जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर बैलेंसिंग नहीं आती हमको, भाई बैलेंसिंग बहुत सिंपल है, आपको एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उनके चार्ज आपको रटना होगा, ठीक है। या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका चार्ज आपको किसी वीडियो में बता दूंगा। जैसे अब मेटल कार्बोनेट का आपको फार्मूला बनाना है तो कैसे बनाओगे, जैसे मैं सोडियम कार्बोनेट का बनाना है तो पहले मैं एक साइड में सोडियम लिखूंगा और एक साइड में कार्बोनेट लिखूंगा। अब हमको क्या काम करना है बच्चों, दोनों की बैलेंसी नीचे नोट कर लो। सोडियम की बैलेंसी +1 होती है, कार्बोनेट की बैलेंसी -2, जो कि अभी मैं बताया था आपको। इसके बाद बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे, ठीक है। इसका मतलब Na का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ठीक है, और कार्बोनेट का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। करने के बाद अब हम देखते हैं क्या बनता है। करने के बाद देखिएगा Na का 2 में करोगे, Na का 2 में करोगे तो बनेगा एक बात और भी है, सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं बताना भूल गया, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो प्लस या माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, प्लस माइनस नोट करते हैं ज़रूर, लेकिन इसका मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मल्टीप्लाई केवल हम नंबर का करते हैं, बस किसका करेंगे, केवल नंबर का। तो देखिएगा अच्छे से, तो बच्चों आपको बहुत ध्यान देना है। तो Na का 2 में करोगे तो बनेगा Na2 हो गया। अब CO3 का 1 में करोगे, CO3 का 1 में करोगे तो कोई मतलब नहीं, 1 का किसी से मल्टीप्लाई करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला बन के रेडी हो जाएगा Na2CO3, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसी को कहते हैं मेटल कार्बोनेट। चलिए एक और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जिंक कार्बोनेट का बनाना है तो एक साइड लिखिए जिंक और एक साइड नोट करेंगे कार्बोनेट। कार्बोनेट की बैलेंसी -2 और जिंक की बैलेंसी +2, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से करिए जैसे पहले कर रहे थे, चलिए करिए। जिंक का मल्टीप्लाई बेटा 2 में करेंगे तो हो जाएगा Zn। देखिए एक बात और भी है, मल्टीप्लाई कब हम करते हैं, मल्टीप्लाई जब ये चार्ज डिफरेंट हो, ठीक है, चार्ज क्या हो, डिफरेंट, ये दोनों चार्ज अलग अलग हो तब मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों चार्ज सेम होंगे तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, केवल यही हम नोट कर लेंगे बस, ठीक है। तो जैसे कि जैसे Zn है और इस साइड में कार्बोनेट है तो बैलेंसी इसकी -2 इसकी +2, देखिए क्या चार्ज सेम है डिफरेंट है, सेम है ना, सेम है तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, केवल इन्हीं को मिला के नोट कर लो बस। तो बन जाएगा आपका ZnCO3, फार्मूला बन के रेडी, जिंक कार्बोनेट, ओके। तो ये तो मेटल कार्बोनेट हुआ। एक कह रहा है दूसरा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनेगा देख लीजिएगा। मेटल जैसे सपोज करिएगा यहाँ पे CO3 है तो बैलेंसी -2 है, हमें 2+ की नीड है, एक हाइड्रोजन ले लिया तो 1+ इससे बैलेंस, एक Na ले लिया 1+ इससे बैलेंस, 1+ इसका मिलके कितना प्लस हुआ, 2+, और इधर 2- बैलेंस हो गया कि नहीं। तो ये बन गया NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कहते हैं मेटल कार्बोनेट। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा, चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या नोट है देखिएगा, दिया है ऑल मेटल्स कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव करेस्पॉन्डिंग साल्ट। बात समझिएगा बच्चों, कह रहा है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर भी रिलीज़ कर देते हैं, निकालते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। जैसे मेटल कार्बोनेट हुआ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हम एसिड में मिलाएंगे। एसिड में मिलाने के बाद सबसे पहले साल्ट बनेगा, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगी और वाटर भी निकल जाएगा। तो कहने का सेंस हुआ कि चाहे मेटल कार्बोनेट लीजिए चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिए, इनका रिएक्शन यहाँ समझने की बात क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान देना है। यहाँ देखो बीच में ऑब्लिक लगा है, इसका मतलब आपको समझना है, मेटल कार्बोनेट लीजिए चाहे, या तो आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से एक को आपको चूज करना है बस, चाहे मेटल को लीजिए चाहे इसको लीजिए। फिर इसके बाद उसका रिएक्शन आप करा दो एसिड के साथ, कराने पे जो सबसे पहले बनेगा वो साल्ट बनेगा। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी और वाटर भी बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा।
तो ये समझना था आपको। अब आगे है लेट्स डिस्कस द फॉलोइंग एक्टिविटी। कह रहा है कि इसको हम, ठीक है, कुछ एक्टिविटी में डिस्कस करते हैं। चलिए 4th नंबर पे पहले आप देख लीजिए। 4th नंबर पे क्या है? 4th नंबर पे है रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विद ईच अदर। क्या बात है? कह रहा है कि यदि एसिड बेस को आपस में रिएक्ट करा दिया जाए तो क्या बनेगा। तो जानते रहिए खूब अच्छे से, जब कभी किसी एसिड का किसी बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमेशा सबसे पहले साल्ट बनेगा और फिर वाटर रिमूव हो जाएगा। या ऐसे कह सकते हो, चाहे आप एसिड का किसी बेस के साथ कराओ, एसिड प्लस बेस कराओ, और चाहे बच्चों आप बेस प्लस एसिड कराओ, एक ही मतलब हुआ, बेस प्लस एसिड कराओ। ठीक है, मतलब इसका मीन्स ये हुआ बच्चों कि चाहे एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराओ, चाहे बेस का रिएक्शन एसिड के साथ कराओ। ठीक है, तो यहाँ यही समझना आपको, चाहे एसिड का रिएक्शन बच्चों, चाहे एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराओ और चाहे आप बेस का रिएक्शन एसिड के साथ कराओ, तो साल्ट और वाटर ही बनेगा। चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं क्या दिया है। दिया है whenever a solution of acid is treated with a solution of base, salt and water are formed as the product. Okay, आगे this reaction is known as neutralization reaction. In general, a neutralization reaction can be written as, क्या बात है, बहुत बढ़िया समझिएगा बच्चों। कह रहा है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। ईच अदर मीन्स एक दूसरे के साथ। जब हम किसी एसिड या बेस का रिएक्शन कराते हैं, कहने का मतलब कोई एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराओ या किसी बेस का किसी एसिड के साथ कराओ, तो हमेशा साल्ट बनेगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। और इसी प्रकार के रिएक्शन को ही कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों बोर्ड का जब पेपर होता है तो उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत पूछता है, तो आपको आना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो आप बताओगे, जैसे हेडिंग नोट कर लीजिएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उसमें लिखिएगा डैश करके, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूसेस साल्ट एंड वाटर। आई रिपीट अगेन अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे किसी ने क्वेश्चन किया बेटा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो आप बताओगे व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस और व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड। चाहे आप एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराओ, चाहे बेस का रिएक्शन एसिड के साथ कराओ, तो क्या बताओगे? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूसेस साल्ट एंड वाटर एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो चलिए थोड़ा सा और देख लिया जाए। इसमें कह रहा है द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज द साल्ट विच इज फॉर्म्ड इज जनरली न्यूट्रल। जो साल्ट होता है, जो साल्ट बनता है, वो जनरली न्यूट्रल फॉर्म में होता है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आगे यहाँ पे देखिएगा, जनरली न्यूट्रल टूवर्ड लिटमस। Thus, neutralization may be defined as the reaction between acid and base present in aqueous solution, आगे, to form salt and water, जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ ही गया, आप देख ही लिया जाए। हेडिंग नोट कर लीजिएगा बच्चों, अगला हेडिंग होगा आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप क्या नोट करेंगे, खूब अच्छे से देखिए। और मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं किसी और वीडियो में बनाऊँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाऊँगा। तो आप लोग तब तक इस वीडियो को वॉच करिए अच्छे से।